गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अब आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र चैप्टर जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो अब उसी के क्रम में वो चैप्टर समाप्त हो गया था, तो उसी के क्रम में हम अगला चैप्टर गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग पढ़ना चाहते हैं। तो अब जैसे कि बात आती है गाउस का नियम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र से संबंधित ही है, तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। गाउस का नियम भी उसी तरह से है जैसे वैद्युत क्षेत्र था। वैद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम था। तो गाउस ने जो प्रॉब्लम थे वैद्युत क्षेत्र से संबंधित, उनको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में उसको सॉल्व करने का तरीका बताया। जैसे कूलाम के नियम से जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो उसमें थोड़े से जैसे कॉम्प्लिकेशंस आते थे, उन कॉम्प्लिकेशंस को गाउस ने बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया और यूं कह सकते हैं कि सेकंडों में उसका आंसर आ सकता है। जो आप बहुत बड़े लेंदी जैसे एक पेज में जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, यूं कह सकते हैं कि गाउस के नियम की सहायता से आप एक पेज में एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं एक पेज वाली प्रॉब्लम को। तो गाउस ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया प्रॉब्लम्स को। तो हम लोग अब गाउस का नियम पढ़ने जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत जैसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की जरूरत क्यों पड़ी, वैद्युत फ्लक्स है क्या, उन चीजों का डिस्कशन करना चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने जो क्षेत्रफल, जैसे कि आपने 11वीं क्लास में स्टार्ट में पढ़ा था कि क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन उसी टाइम में हमने ये बताया था कि आगे आप 12th से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और लेटर ऑन हमेशा यही पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल को सदिश की भांति कंसीडर कर सकते हैं। तो गाउस ने क्षेत्रफल को सदिश माना पहली बात। तो क्षेत्रफल को सदिश माना तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्षेत्रफल सदिश राशि है तो उसकी कोई ना कोई दिशा निर्धारण करना पड़ेगा, उसकी कोई ना कोई दिशा होगी। तो उसकी दिशा का ज्ञान लेने के लिए हम लोग ऐसे बात करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई, जैसे हमने कोई प्लेट ली है, इस प्लेट की अगर बात करें तो इसका ये प्लेट का तल है। अब जो इसकी दिशा मानी गई, ये तल के लंबवत, ये 90 डिग्री पे, जो इस तल के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये इसकी दिशा है। जैसे ये तल ऐसा हो गया तो अब इसका सदिश क्षेत्रफल की दिशा ये हो गई। ये तल ऐसा हो गया तो इसकी दिशा ये हो गई। ये तल मेरी तरफ अगर हो गया तो उसकी दिशा ये हो गई। ये तल अगर इधर घूम गया तो इसकी दिशा ये हो गई। ये तल अगर नीचे है ऐसे तो इसकी दिशा ये है। अगर ऐसे लेंगे तो इसकी दिशा आपकी ओर होगी। तो ऐसे ही आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि इसमें सदिश क्षेत्रफल परिभाषित किया, तो सदिश क्षेत्रफल मतलब इस क्षेत्रफल को सदिश की भांति कंसीडर किया। तो दूसरा प्रश्न ये है कि इसका कोई दिशा होनी चाहिए। तो दिशा के लिए हमने बताया कि हमेशा जो क्षेत्रफल की दिशा लेते हैं वो उसके तल के लंबवत लेते हैं, बाहर की ओर। तो ऐसे हम लोग भाषा में कई जगह लिखा हुआ पा सकते हैं कि कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो इसी तरह से पहली बात हमने सदिश क्षेत्रफल सीखा। अब जैसे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो। फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो। दुनिया में वो हर चीज जो बह सके वो एक फ्लक्स का निर्माण करती है। जैसे पानी अगर पाइप से बह रहा है तो एक फ्लक्स का फॉर्मेशन करते हुए बह रहा होगा। तो फ्लक्स का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये क्षेत्रफल है और इसको हमने सदिश की भांति माना, तो इससे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो अब इससे कुछ ना कुछ गुजरेगा। तो इसमें से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, पारित हो रही हैं। तो किसी, पहली बात ये पृष्ठ कैसा लिया हमने, देखिए बंद पृष्ठ लिया है। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी बंद, और ये हमने विचार किया, एक कल्पना है। गाउस ने आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करी है उसमें सभी बॉडी के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करी है। जैसे अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बंद पृष्ठ की कल्पना की है, उसी बंद पृष्ठ के आधार पर उन्होंने आगे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो उसी तरह से इसमें एक बात समझिए कि एक किसी भी बंद पृष्ठ या वक्र से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा।
अच्छा, इसकी परिभाषा को अगर और हम थोड़ा मैथमेटिकल वे में ले जाना चाहें तो अगर ये कह लीजिए, इसे फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फ्लक्स के लिए जो हम लेटर यूज करेंगे वो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फाई। तो फाई, अगर ये मान लीजिए कि कोई ये क्षेत्रफल है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये जो क्षेत्रफल रखा है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर रखा है। एक तो ये हो गया कि वैद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल रखा हो, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र से किसी कोण पर रखा है। मान लीजिए इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काटते हैं वैद्युत क्षेत्र का, तो इसको हमने कहा अल्पांश क्षेत्रफल। तो अल्पांश क्षेत्रफल, अगर इस पूरे का क्षेत्रफल a है तो इसका अल्पांश क्षेत्रफल हमने dA मान लिया, अल्प के लिए d यूज किया है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो a है, और इस सदिश क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? तल के लंबवत होगी। ये तल है इसका, तो इससे 90 डिग्री का कोण बनाइए। इसके तल से, जो ये तल है, इस तल से 90 डिग्री का कोण बनाइए, तो ये 90 डिग्री, तो ये थीटा कोण कुछ बनाया होगा। तो इसको हम डीए वेक्टर भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डीए इंटू एन कैप लिख सकते हैं। इस फॉर्म में एकांक सदिश से गुणा करके भी आप सदिश को प्रदर्शित कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप चाहें तो डीए वेक्टर भी लिख सकते हैं। लिखने के तरीके हैं, तो फिर से समझिएगा कि अगर ये वैद्युत क्षेत्र है, उससे कोई पृष्ठ रखा है किसी थीटा कोण पर, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा अल्पांश, जो ये है फ्लक्स, अल्पांश सदिश क्षेत्रफल के लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बेटा? अल्प होगा। तो अल्पांश फ्लक्स जो लिया है वो क्या होगा? जो ये वैद्युत क्षेत्र है इसका, तथा जो ये अल्पांश सदिश क्षेत्रफल है, इनका अदिश गुणन। ये डॉट बनाने का मतलब बेटा कौन सा गुणन है? अदिश गुणन। अगर ये डी फाई है तो पूरा निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर निकालना चाहे, अभी तो ये अल्पांश के लिए लिखा है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर आप निकालना चाहें तो इंटीग्रेशन कर दीजिए डी फाई, और ये क्लोज्ड इंटीग्रल है क्योंकि ये बंद पृष्ठ है पूरा। देखिए, तो इस बंद पृष्ठ के लिए मैथ में यूज करते हैं बंद पथ का रेखीय समाकलन। सॉरी, यहां बंद पथ का समाकलन है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ई डीए। तो ये डी फाई का आप इंटीग्रेशन जब करेंगे तो फाई आ जाएगा, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डीए। इसको इंग्लिश में बंद समाकलन की बजाय आप इंग्लिश में वर्ड यूज करें क्लोज्ड इंटीग्रल, तो ये फाई का मान हो गया। अब आप समझने की कोशिश करिए, जैसे इस रूप में भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा अल्पांश सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर हम इस रूप में भी परिभाषा, और ये लिख सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से सुन लीजिए, वैद्युत क्षेत्र तथा अल्पांश सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी ये दूसरी परिभाषा हो गई। तो वैद्युत फ्लक्स की हमने पहली परिभाषा यहां से पढ़ी थी कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और अगर हम मैथमेटिकल वे में इस परिभाषा को बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा अल्पांश सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब अदिश गुणनफल को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें ई डॉट डीए को, तो आप जानते हैं इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई डीए कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी होता है पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो ऐसे भी इसको बोल सकते हैं आप ए बी कॉस थीटा। तो ये इसका ये फॉर्मूला, ये भी बहुत यूजफुल फॉर्मूला है कि इसको ऐसे लिख दिया, फाई इक्वल्स ई डी ए कॉस थीटा क्लोज इंटीग्रल। तो इस रूप में भी आप लिख सकते हैं।
अब यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं, परिभाषा जो हम लोग बोल रहे हैं वही आप नोट करते रहा करें। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। तो चिन्ह कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब शून्य होगा, तो ये आप जानने के लिए इसको एक बात ध्यान रखिएगा कि चिन्ह हमारी सुविधानुसार हमने इसमें डिसाइड किया है। तो मान लीजिए ये बंद पृष्ठ है, अगर इससे सभी क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, इस पृष्ठ से सिर्फ क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो हम लोग जो ये फ्लक्स है उसे हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही हैं तो हम लोग इसे धनात्मक फ्लक्स मानते हैं। और इसी का रिवर्स अगर मान लीजिए ये कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है, अगर सभी क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं तो इसके लिए जो हम लोग फ्लक्स कंसीडर करेंगे वो फ्लक्स शून्य कंसीडर करेंगे, वो निगेटिव कंसीडर करेंगे, ऋणात्मक। फ्लक्स का मान इसके लिए क्या होगा, ऋणात्मक। और अगर तीसरी स्थिति, जितनी क्षेत्र रेखाएं इसमें प्रवेश करी उतनी आप देख रहे हैं बाहर भी निकल गई, जितनी क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करी उतनी बाहर भी अगर निकल जाएं तो इसके लिए फ्लक्स शून्य होगा, इसका फ्लक्स शून्य होगा। तो फ्लक्स कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब शून्य होगा, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इसकी चर्चा बहुत डिटेल में करने वाले हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। अब इसकी कुछ मात्रकों को हम लोग देखें कि वैद्युत फ्लक्स की क्या मात्रक संभव है, इसकी विमा क्या हो सकती है। तो वैद्युत फ्लक्स का जैसा कि आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, पहला फॉर्मूला तो हुआ ईडीए। तो ई का आप सीधे सीधे अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जब विभव पढ़ लेंगे। तो ई का एक तो मात्रक हम आपको अलग से ध्यान रख रहे हैं कि वोल्ट पर मीटर होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर। और अगर क्षेत्रफल के मात्रक की बात करें तो ये मीटर स्क्वायर, तो यहां मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, वोल्ट मीटर इसका मात्रक आ जाएगा फ्लक्स का। तो ये पहला मात्रक हमने पढ़ा, वोल्ट मीटर। अब इसका दूसरा मात्रक आप पढ़ सकते हैं ईडीए। ई का अभी आपने वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से पढ़ा था कि E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू हो सकता है इंटू डीए। अब F का मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बल का मात्रक आपको याद हो तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आवेश का मात्रक होता है कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर क्यूब हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर कूलम। सिंप्लीफाई इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। ओ सॉरी, बल का मात्रक सीधे होता है न्यूटन भैया, सॉरी, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, और आवेश का मात्रक कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। और इसका तीसरा जो मात्रक हो सकता है वो, और इसको जैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसी फॉर्म में हमसे मिस्टेक हुई है। जैसे बल को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या हो सकता है, एमकेएस पद्धति में आपने पढ़ा होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख दीजिए पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब पर कूलम सेकेंड स्क्वायर। तो इस फॉर्म में इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, ये यूज हो सकता है, ये यूज हो सकता है वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो गया मात्रक। अब बात करते हैं विमा की।
तो विमा आप देख लीजिए इसका, किसी से भी देख सकते हैं, सबसे सिंपल इसके लिए है तो यहीं से देख लेते हैं विमा इसकी। जैसे बल की विमा क्या होती है बेटा, MLT -2, ये हो गई बल की विमा। क्षेत्रफल की विमा LT, और आवेश का Q का AT हम लोगों को याद है। अब इसको सिस्टमेटिक वे में आप लिख सकते हैं ML3, T को ऊपर बुला ले जाइए, T -3 A -1, तो ये इसकी विमा हो गई, वैद्युत फ्लक्स की विमा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए। तो इसी के साथ वैद्युत फ्लक्स जो हमने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड किया है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, उसी के बिहाफ पे हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। इससे आप थोड़ा वैद्युत फ्लक्स को सीखने में आपको और मदद मिलेगी। तो जैसे पहला है कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये 200 I कैप वोल्ट मीटर, 200 I कैप प्लस 300 J कैप, I J के दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे x अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश है वो I कैप है, y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है J कैप है, और z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है वो K कैप है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें। तो वैद्युत क्षेत्र जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है उसको साइड में हमेशा नोट करते चलें। जैसे दिया हुआ है E इक्वल्स 200 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट मीटर, और आपको यहां पे स्थित एक सदिश क्षेत्रफल दे रखा है, सदिश क्षेत्रफल S की वैल्यू गिवन है। सदिश क्षेत्रफल को इन्होंने S से प्रदर्शित किया है 5 × 10⁻³ J कैप मीटर में, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से ही आपको ये पता चलना चाहिए कि ये क्षेत्रफल का ही मात्रक है, तो क्षेत्रफल सब ये लिखा होगा। अब हम लोग इसको आगे इस क्वेश्चन को पढ़े तो इसमें पूछ रहा है कि इससे पारित वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग जानते हैं वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए अभी हमने पढ़ा है, उसी को हम लोग आगे यूज करने की कोशिश करें, उसी फॉर्मूले को। तो हम लोगों ने जैसे अभी भी पढ़ा है, फाई इक्वल्स होता है E डॉट ए, E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहां के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा E वेक्टर डॉट S वेक्टर। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप A वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लीजिए या S वेक्टर से रिप्रेजेंट करें। तो E की वैल्यू आपको गिवन है 200 I कैप प्लस 300 J कैप डॉट 5 × 10⁻³ J कैप मीटर स्क्वायर। अब एक बात आप विशेष ध्यान दें बेटा कि इस टाइप का जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग सॉल्व करते थे मैथ में, जब मैथमेटिकल चैप्टर हमने स्टार्ट में 11 में पढ़ा था, तो ये अदिश का सॉल्व करने का हमने तरीका पढ़ा था। आई वाले का आई वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आई डॉट आई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन आई डॉट जे की वैल्यू आप देखते थे 90, आई जे आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इंटू cos 90 हो जाता था। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो आई डॉट जे हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा, आई डॉट के वो भी 0 हो जाएगा। तो 0 वाले टर्म को हम लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया था। तो यहां पे सिर्फ आई वाले का आई वाले से मल्टीप्लाई कर लिया करिए, जे वाले का जे वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए, के वाले टर्म का के वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाकी सारे टर्म क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जे कैप का अभी आई कैप से आप मल्टीप्लाई करें 200 इंटू दिस नंबर, तो उसके साथ नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा और डायरेक्शन जो एकांक सदिश है उसका भी मल्टीप्लीकेशन तो होगा, क्योंकि कंप्लीट जो इसका नंबर है उसका कंप्लीट नंबर से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आई के जो आई वेक्टर है, आई यूनिट वेक्टर है और जे यूनिट वेक्टर है, जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये डॉट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसलिए इसका मल्टीप्लीकेशन करने का कोई यूज नहीं है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं
जे वाले का जे वाले से मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो आई वाले से जब इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो वो आया 0, जे वाले से मल्टीप्लीकेशन किया तो 300 इंटू 5 इंटू 10⁻³ ये मल्टीप्लाई किया, जे डॉट जे की वैल्यू हो गई 1। ओके, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 10⁻³ तो है ही है, माइनस में। अब इसको डिवीजन में ले जाएंगे तो इसका मतलब 1000 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1.5। ओके, तो इसका वैल्यू हो जाएगा फ्लक्स का। अच्छा, ये उसको गिवन हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी। अब हम लोग वोल्ट मीटर जानते हैं, इसकी वैल्यू, इसका यूनिट क्या होता है फ्लक्स का, वोल्ट मीटर। तो आंसर आ गया अपना 1.5 वोल्ट मीटर, ये। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके, कोई भी न्यूमेरिकल आप हेड के जैसे हम लोग सॉल्व कराते हैं तो उसके पहले कोशिश करें, वीडियो पॉज करें, जब न्यूमेरिकल को आप खुद से पढ़ें और वर्बली उसको ट्राई करने की कोशिश करें। जब आप न्यूमेरिकल सेल्फ करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि आप क्या इंप्रूव कर सकते थे, जैसे आप में क्या मिस्टेक हुई कि आप इस न्यूमेरिकल को नहीं ट्राई कर पाए थे। तो इससे आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो उसमें इंप्रूवमेंट काफी आएगा। तो अगला क्वेश्चन बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसका अक्ष वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। दर्शाइए कि बेलन से पारित फ्लक्स शून्य है। ये एक हिसाब से प्रूविंग वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल भी सोच सकते हैं। ये भी पूछ सकता था कि बेलन से पारित फ्लक्स आप बताइए। तो अब बेलन का पहले इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये बेलन है अपना। अब इसमें देखिए, इसके अगर बेलन की बात करें तो बेलन के 3 पृष्ठ मिल जाएंगे तुमको। ये बेलन है, तो एक तो इसका ये वक्र पृष्ठ मिल जाएगा, इसका एक इधर आपको पृष्ठ मिल जाएगा, एक इसका ये बाहर का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा, और इसी तरह से एक क्षेत्रफल यहां पे मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स के जो सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें फ्लक्स ज्ञात करना होता है, तो वैद्युत क्षेत्र का सदिश क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इस क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी दिशा इधर 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 इधर। अगर वैद्युत क्षेत्र इधर है, आप समझने की कोशिश करें, इसको ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र इधर है, सदिश क्षेत्रफल चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर है चाहे मेरी तरफ है, कहीं भी इस पृष्ठ पे ले लीजिए। पृष्ठ पे एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उस पे 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। उससे आप देखेंगे जो वैद्युत क्षेत्र है वो 90 डिग्री पे हमेशा, और इधर वाला उसका सदिश क्षेत्रफल ये होगा। तो हम लोग इसी को इसमें ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की आप कोशिश करें कि हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक क्षेत्रफल हमको नंबर 1 यहां मिल गया, अल्पांश डीए हमने मान लिया, ये DA1 मान लेते हैं। ऐसे ही एक वक्र पृष्ठ हमको ये मिल जाएगा, ये DA2। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यही क्यों लिया है, तो हमने अभी समझाया कि ये जैसे हैंड, चाहे यहां ले लीजिए, यहां 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 कहीं भी ले लेंगे, हमको कुल मिला के उसका वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण देखना है। ऐसे ही एक यहां मिल जाएगा 3 नंबर पे, तो इस सदिश क्षेत्रफल को हम DA3 बोलते हैं। अब इस तीनों के कारण कुल फ्लक्स ज्ञात कर लीजिए, उन सभी को जोड़ लीजिए, जितना फ्लक्स आएगा वही इस बेलन से पारित फ्लक्स होगा। तो समझिएगा बेटा, जैसे फाई नेट अगर बात करें तो वो पहले सरफेस के कारण, ई तो सबके लिए सेम है बेटा, तो E डॉट DA1 प्लस E डॉट DA2 प्लस
क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा एंगल के फॉर्म में लिखिए, ई DA1 के बीच में और वैद्युत क्षेत्र के बीच में। देखिए वैद्युत क्षेत्र उधर है और इसका सदिश क्षेत्रफल भी उधर है, तो इनके बीच का कोण कितना है? पहला सदिश देखिए ये है और दूसरा सदिश भी ये है, तो इनके बीच का कोण कितना है बेटा? 0 डिग्री। तो E DA cos 0 डिग्री, E DA cos थीटा होता है, थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल E DA1 ऐसे DA2 होगा। अब इसको देखो बेटा, वैद्युत क्षेत्र इधर है और सदिश क्षेत्रफल इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र इधर है और सदिश क्षेत्रफल इधर है, तो इनके बीच का कोण कितना है? आंसर है 90 डिग्री। तो यहां हमने लिख दिया cos 90। E DA3 cos, अब इसका बताइए, जैसे वैद्युत क्षेत्र किधर है बेटा? इधर, और सदिश क्षेत्रफल किधर है? DA3 इधर है, तो इनके बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो अब इसके बाद हम लोग वैल्यू रखते हैं। E बाहर ले लीजिए। अच्छा यहां डायग्राम से दिख रहा है DA1 का जो, सॉरी, अगर ये क्षेत्रफल हमने A1 माना है, ये पूरा वक्र पृष्ठ हमने A2 माना है और ये पूरा हमने A3 माना है, तो A1 इक्वल्स A3 तो दिख ही रहा है, A मान लेंगे। ये इतना हमने यहां कंसिडरेशन किया क्योंकि दोनों सेम है, तो किसी एक सेम नंबर के इक्वल मान लिया। तो पहला E इंटीग्रल में बचा DA1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, प्लस cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0, प्लस वो वाला टर्म देख लीजिए, E को बाहर लीजिए, DA2, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? तो आंसर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। DA1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? A1, DA1 छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफल A1 DA1 जुड़ के क्या बनाएंगे? पूरा A। तो इसीलिए उसका समाकलन क्या हो जाएगा बेटा? A1 प्लस E तो है ही है, ये माइनस से चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहां सीधे सीधे माइनस हो जाएगा, और DA2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? DA2 सब जुड़ के क्या हो जाएगा बेटा? A2। और चित्र से स्पष्ट है, सॉरी A3, चित्र से स्पष्ट है कि A1 इक्वल्स A3 है, तो EA1 को A लिख दिया माइनस EA3 को A लिख दिया, तो आंसर आ गया 0। अब आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग इसमें, अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो तो हम लोग इसके आगे तीसरे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पे ये न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत हल्का सा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा कि इसमें लिखा हुआ है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार सीट है। पहली बात, एक वलय ले लीजिए, आप ऐसे समझिए कि कोई छल्ला है, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये कोई छल्ला होगा, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, उसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की 5 गुणा 10⁵ वोल्ट पर मीटर है, और इस प्रकार स्थित है कि इसका तल वैद्युत क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। अब ये आप समझिएगा, अगर इसको हम लोग वलय मान लें थोड़ी देर के लिए, इस कॉपी को,
वलय मान ले, तो ये वलय का तल है बेटा। सदिश क्षेत्रफल इसका ये है नो डाउट, लेकिन वलय का जो तल होगा वो ये होगा। तो आप ऐसे समझिए इस न्यूमेरिकल को कि ये वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र के साथ इसका ये तल, आप ये समझिए मेरा हाथ वैद्युत क्षेत्र हो गया, तो ये तल उसके साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। ये वाला पृष्ठ ही इस हाथ के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है, ये कह रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि ये वैद्युत क्षेत्र है। इस डायग्राम को अगर ड्रॉ किया जाए तो इसका ये तल, ये इस वैद्युत क्षेत्र के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये तल बेटा, ये तल इस वैद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है वैद्युत फ्लक्स का, वो होता है E dA cos थीटा। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है बेटा? वैद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल। जो ये वैद्युत क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल जो है वो सदिश क्षेत्रफल है, उसके बीच का कोण है। तो इसमें अभी ये तल तो 30 डिग्री कोण बना रहा है और इसका सदिश क्षेत्रफल इससे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। समझने की कोशिश करना बेटा। अब ये वाली लाइन से ये इसका सदिश क्षेत्रफल है ए, ये यहां से इस लाइन से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये वाला कोण 30 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा? तो आप देख सकते हैं यहां आंसर आएगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री वैद्युत क्षेत्र का सदिश क्षेत्रफल के साथ कोण है। यहां यही मिस्टेक हो सकती है कि अगर आपने डायरेक्ट 30 डिग्री ले लिया तो आप न्यूमेरिकल गलत कर जाएंगे। तो बस इस न्यूमेरिकल का जो ट्विस्ट था वो यही था, वो समाप्त हुआ। अब आप इसको समझने की कोशिश करें कि इस न्यूमेरिकल को आगे कैसे सॉल्व किया जाए। तो E की वैल्यू गिवन है, अगर रेडियस गिवन है तो आप इसकी वैल्यू क्षेत्रफल की भी फाइंड कर सकते हैं। तो E की वैल्यू आप देख लीजिए 5 इंटू 10⁵ क्षेत्रफल को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू कॉस कितना लेंगे बेटा? दो ऑप्शन है आपके पास, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो 30 डिग्री तो तल का कोण है वैद्युत क्षेत्र के साथ, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले में जो पढ़े थे इसमें ये जो कोण लेते हैं वो वैद्युत क्षेत्र का सदिश क्षेत्रफल के साथ। तो वैद्युत क्षेत्र का सदिश क्षेत्रफल के साथ कोण है वो कितना है बेटा? आंसर है 60 डिग्री। तो आप फिर से वैल्यू रखें, पाई की वैल्यू भी चाहे तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। रेडियस आर की वैल्यू इसको चाहो तो आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, 10⁻⁻2 मीटर। तो 5 इंटू 10⁻⁻2, लेकिन रेडियस स्क्वायर है तो इसको हमने लिख दिया। cos 60 की वैल्यू बेटा होता है 1/2। अब इसको आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 125 3.14 को आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 1.57 आ गया, 1.57 और ये 25 को 5 से 125 लिख ही चुके हैं। तो यहाँ बचा 10⁻⁵ और यहाँ बचा 10⁻⁻4। तो यहाँ 10 और बच गया। तो ये 1 2 5 15 7 इन दोनों का 10 बचा था, 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में जो फ्लक्स पढ़ा, फ्लक्स में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो इससे हमको एक फायदा मिला कि न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व कर लिए तो हमको फ्लक्स समझने में थोड़ी सी आसानी हुई। अब हम इस फ्लक्स के आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, जो इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है इसका, सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण को जानने के लिए हम लोग आगे देखते हैं। इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने जब घूर्णन चैप्टर पढ़ा था तो सतत द्रव्यमान वितरण पढ़ा था।
वहां पे द्रव्यमान का वितरण होता था, यहाँ पे आवेश का वितरण है। तो ये आवेश का वितरण मतलब आवेश किसी वस्तु पर किस प्रकार विभाजित किया जाता है, तो उसी को हम लोग कह सकते हैं आवेश वितरण। तो पहली बात, हमारे पास किस प्रकार की वस्तुएं हैं, जितने प्रकार की वस्तुएं होंगी उतने प्रकार का आवेश वितरण होगा। तो हमारे पास 3 टाइप की वस्तुएं होती हैं, आप लोग जानते हैं। पहला होता है एक विमीय वस्तु, दूसरा होता है द्विविमीय वस्तु और तीसरा होता है त्रिविमीय वस्तु। तो अगर आवेश एक विमीय वस्तु पर वितरित है तो उसको रेखीय आवेश कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। अगर वही आवेश किसी तल पर वितरित है, मान लीजिए इस पूरे तल पर वितरित कर दिया गया, तो इसी आवेश को क्षेत्रीय आवेश वितरण कहेंगे। और अगर ये कोई आवेश है वो त्रिविमीय वस्तु पर वितरित है, जैसे हम लोगों के ऊपर, तो इसी आवेश को क्या कहेंगे, त्रिविमीय आवेश वितरण। तो इसका मतलब है यहां से आवेश वितरण 3 प्रकार का होगा, एक विमीय आवेश वितरण, द्विविमीय आवेश वितरण, त्रिविमीय आवेश वितरण। तो जब आवेशों का वितरण किसी भी वस्तु पर समान रूप से होता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। एक विमीय आवेश वितरण, एक विमीय आवेश वितरण, जब आवेशों का वितरण किसी एक विमीय वस्तु पर समान रूप से होता है तो उसे एक विमीय आवेश वितरण कहते हैं, या एक विमीय सतत आवेश वितरण। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक विमीय सतत आवेश वितरण। तो मान लीजिए ये कोई, हमने कोई रैंडम रॉड ले ली, इस पर आवेशों का वितरण कर दिया है, तो इसको कहेंगे सतत आवेश, रेखीय आवेश वितरण। इसको क्या कहेंगे बेटा, रेखीय आवेश वितरण। तो अब रेखीय आवेश वितरण के बाद हम लोग एक टर्म परिभाषित करने जा रहे हैं, आवेश घनत्व। जैसे एकांक पर कितना आवेश उपस्थित है उसी को हम लोग आवेश घनत्व कहेंगे। तो आवेश घनत्व भी इसी प्रकार 3 प्रकार का होगा, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं लैम्डा से, और यहाँ पे जो आवेश है, मान लीजिए Q आवेश है और इस रॉड की लंबाई है L। तो अगर Q आवेश L लंबाई पर वितरित है तो एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको कैसे सोच सकते हैं, L लंबाई पर वितरित आवेश कितना है, Q। तो एकांक लंबाई पर वितरित है Q/L। तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसी में हमने मान लीजिए कि इस पूरे छड़ को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दें। अभी हम चर्चा इसकी डिटेल में करेंगे कि अल्पांश में क्यों विभाजित करें। भाई कोई भी काम करेंगे तो उसका लॉजिक होना चाहिए कि भाई अल्पांश में क्यों विभाजित करें। तो सबसे पहले इसी की चर्चा कर लीजिए कि अल्पांश में क्यों विभाजित करें। तो इसका पहला रीजन है कि कूलाम का नियम बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता था। तो गाउस ने कुछ खास नहीं किया, एक बड़ा शानदार काम किया कि जो वस्तुएं त्रिविमीय वस्तुएं, द्विविमीय वस्तुएं, एक विमीय वस्तुएं थी, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया, इतने छोटे टुकड़े में कि उसे बिंदु वस्तु मान सको। बिंदु वस्तु माना, उसके लिए कैलकुलेट किया और उसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन का मतलब हम लोग शुरू से ही पढ़ चुके हैं, जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया, योग कर दिया उनका, तो संपूर्ण वस्तु के लिए निकल गया। मतलब जैसे कहें कि मान लीजिए हमारे पूरे शरीर पर कोई चीज वितरित है, तो एक छोटे से टुकड़े पर उसे कैलकुलेट कर लीजिए, फिर सब इंटीग्रेट कर दीजिए तो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो वही उन्होंने किया, तो छोटे छोटे टुकड़े हर चीज के डिवाइड कर दिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये विचार आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसे क्यों डिवाइड किया। तो आंसर है कूलाम का नियम बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता था, क्योंकि आप परिभाषा में शुरू में याद करें जब कूलाम का नियम पढ़ा था, तो दो बिंदुवत आवेश जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं उन पर लगने वाला बल हमने कैलकुलेट किया था। तो इसे हमने कूलाम का नियम गाउस लगा सके, इसलिए उन्होंने वस्तुओं को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दिया।
अब छोटे से अल्पांश में विभाजित करने का फायदा ये हुआ कि अब वो कूलाम का नियम आसानी से लगा सकते थे। तो मान लीजिए इसकी लंबाई है dl, अल्पांश लंबाई इसकी dl है और इस पर जो छोटा सा वितरित आवेश है वो dq है। तो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है लेमडा इक्वल्स dq अपॉन dl। अल्पांश लंबाई पर उपस्थित अल्प आवेश, तो इसी को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए ये पूरा रॉड है, इससे स्मॉल r दूरी पर कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है उसी बिंदु पर एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश रख दीजिए। कूलाम का नियम ही देखिए लगने जा रहा है, लेकिन अब गाउस ने इसे नए तरीके से अप्लाई किया। तो इसलिए यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि गाउस का नियम ही लगेगा और नए तरीके से। गाउस कूलाम का नियम ही लगाएंगे लेकिन नए तरीके से लगाएंगे। हाँ, रेखीय आवेश घनत्व का विमा मात्रक भी देख सकते हैं। कूलाम पर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, कूलाम पर मीटर मात्रक हो गया। विमा कहें तो AT अपॉन L, लंबाई की हो गई L, तो L-1 AT, ये इसकी विमा हो गई। इसी तरह से अब इसके लिए हम लोग ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रल DE इक्वल्स होगा 1/4πε0 यहां पे जो ये स्रोत आवेश, इसी ने तो यहां वैद्युत क्षेत्र पैदा किया होगा। तो अभी स्रोत आवेश कितना है बेटा, dq। कितनी दूरी पर उसमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, r² दूरी पर। तो ये कूलाम का नियम हमने लिख दिया। अब हम लोग जानते हैं यहां से dq इक्वल्स क्या लिख सकते हो बेटा, लेमडा इंटू dl। तो dE का इंटीग्रेशन हो जाएगा E 1/4πε0, कांस्टेंट है, नियत है, उसे बाहर ले लीजिए। dq की जगह लेमडा इंटू dl लिख दीजिए, r²। लेमडा और r² अगर नियत है तो इसे भी बाहर ले लें, लेमडा अपॉन 4πε0 r² इंटीग्रल dl। अगर ये एक समान होता dl का इंटीग्रेशन L हो जाता, इसका डेरिवेशन, इसका कैलकुलेशन तुरंत हो जाता। तो जो इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन था, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गाउस ने कितना सिंप्लीफाई कर दिया, आप देख सकते हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो क्षेत्रीय और आयतन तुरंत आ जाएगा। तो अब देखिए, एक विमीय के बाद द्विविमीय आवेश घनत्व। द्विविमीय आवेश घनत्व, अगर आवेशों का वितरण द्विविमीय वस्तु पर एक समान रूप से होता है तो इसे द्विविमीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल्स क्या हो जाएगा, अगर ये कोई द्विविमीय वस्तु है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो सिग्मा इक्वल्स dq ओवर, अगर ये पूरा q आवेश है और पूरा क्षेत्रफल a है तो q अपॉन a। लेकिन अगर इसमें अल्पांश क्षेत्रफल ले ले dA, तो इस पर उपस्थित जो आवेश होगा ये कितना होगा, dq। तो सिग्मा इक्वल्स क्या हो जाएगा, dq ओवर dA। सिग्मा इक्वल्स क्या हो जाएगा, dq ओवर dA। फिर से वही मात्रक और विमा की बात आती है। कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। विमा क्या हो जाएगी, q की AT और क्षेत्रफल का L2, तो L-2 AT, ये इसकी विमा हो गई। अब इसमें समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए इस पूरे पृष्ठ के कारण इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट P पर ज्ञात करनी थी। तो ऐसे इस पूरे चित्र के लिए आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड था वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, लेकिन इसको गाउस ने कितना सिंप्लीफाइड कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, देखिए इसके लिए पहले वैद्युत क्षेत्र लिख लीजिए, वही सिंपल तरीका, 1/4πε0 dq अपॉन r दूरी पर है r²। तो dq की जगह यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू dA। तो dq के प्लेस पे इन्होंने क्या लिख दिया, सिग्मा बाहर ले लीजिए अपॉन r² बाहर ले लीजिए, अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचा,
डीए। अब सिर्फ डीए का समाकलन करना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसी तरह से इन्होंने रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, फिर इसी प्रकार आएगा आयतन आवेश घनत्व। तो त्रिविमीय आवेश वितरण, त्रिविमीय सतत आवेश वितरण। अगर आवेशों का वितरण, अगर मान लीजिए ये त्रिविमीय वस्तु हो, और इसका आयतन v हो, तो त्रिविमीय आवेश घनत्व को या आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। आवेशों का वितरण जब किसी त्रिविमीय वस्तु पर एक समान रूप से किया जाता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं? एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां रो इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा? अगर अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश आयतन ले लिया और उस पर उपस्थित आवेश dq ले लिया, तो dq ओवर dv, और यहां हो जाएगा मीटर। यहां क्या हो जाएगा बेटा? dq इक्वल्स रो इंटू dv। तो वही वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला फिर से r दूरी पर ज्ञात करना हो इस त्रिविमीय वस्तु के लिए, तो KQ/r² होता है। K की वैल्यू 1/4πε0 dQ/r²। तो dQ की जगह पे आप लिख सकते हैं रो इंटू dV। अब आप dV का समाकलन कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व आपको पता चला। तो यहां एक समराइज कर देते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है dq ओवर dl। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसी तरह से एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, और एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा सिग्मा रो, ये चीजें आप ध्यान रख लीजिए, ये आगे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं। तो इन चीजों को जो आप डिटेल में जानेंगे तो आगे का चैप्टर आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। इसीलिए चैप्टर को साथ साथ रेगुलर वे पे स्टडी किया करें। ऐसा ना हो कि चैप्टर का कुछ पोर्शन आज थोड़ा सा पढ़े और थोड़ा सा फिर अभी आधे घंटे बाद पढ़ लेंगे, 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, और इसी के चक्कर में आपका पूरा दिन वेस्ट हो गया। पता चला अगले दिन आपको नया लेक्चर देखना है। अब आपने पिछला लेक्चर कंप्लीट नहीं कर रखा है और नया लेक्चर स्टार्ट कर दिया। अब आपको क्या होगा? समझ में आना बंद हो जाएगा या धीरे धीरे कम हो जाएगा, और ऐसे आप 2-4 लेक्चर में करेंगे और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कुछ बच्चे इसका वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो, हमारे स्कूल स्टार्ट हो और हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बेटा एक बात आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए कि कोई अच्छा समय नहीं आता है, हमको उसी समय को अच्छा बनाना पड़ता है। ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि आप अपनी सुविधानुसार पढ़ सकते हैं। ये जीवन में आप इसको अगर पॉजिटिव वे में लीजिए तो जीवन में आपके पास ऐसा समय कभी नहीं था कि आप अपनी सुविधानुसार फिजिक्स के टीचर को पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के टीचर को पढ़ सकते हैं, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश आप अपनी सुविधानुसार पढ़ सकते हैं। ये पूरे हिस्ट्री में, अभी तक के हिस्ट्री में जब से लोग पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, ये फर्स्ट टाइम है किसी की लाइफ में। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपकी लाइफ में आया है, लेकिन आप इसको अदरवाइज ले जाएंगे, आप अदर वे में ले रहे हैं। और काफी लोग तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म ही नहीं होगा बाई चांस, तो हम इस पढ़ के इसको करेंगे क्या? बेटा ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पढ़ाई की जाती है वो वेस्ट जाती है। आप एक बात समझ लीजिए, आप अगर जिंदगी में जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत बड़े सपने होंगे IIT में सिलेक्शन हो जाए, मेडिकल में सिलेक्शन हो जाए, तो बेटा आप फिजिक्स को एंजॉय करना सीखिए, केमिस्ट्री को मतलब अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करना सीखिए। आप सब्जेक्ट सीखने की कोशिश करें, मार्क्स के लिए ना फोकस करें। जब आप सब्जेक्ट सीखेंगे मार्क्स ऑटोमेटिक आएंगे बेटा। तो इसलिए आप इसको, समय को बहुत सदुपयोग करने की कोशिश करें और आप अपनी सुविधानुसार लेक्चर को पूरे दिन के अंतर्गत उसे खत्म करने की कोशिश करें और इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, आप उसे कॉन्टिन्यूअस स्टडी करें। इस वे में बिल्कुल ना ले जाएं कि अगर लॉकडाउन नहीं खत्म हुआ तो क्या होगा।
कभी ना कभी तो खत्म होगा। बाई चांस मान लीजिए सितंबर से सत्र स्टार्ट हुआ, अक्टूबर से सत्र स्टार्ट हुआ और आपको मार्च में पेपर देना है, फिर आप क्या करेंगे? तब तो आपके पास बहुत ही स्पीड आना होगा कि मतलब अब हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो अभी इतना सुंदर टाइम चल रहा है, आपकी बर्बादी का कारण ये बनेगा कि अगर आपने इसका सदुपयोग नहीं किया, और अगर आपने इसी का सदुपयोग कर लिया तो ये आपके लिए एक नई सफलता का एक रास्ता क्रिएट करेगा, एक नए सफल आयाम को आपके लिए निर्धारित करेगा। तो बेटा इसको रेगुलर बिहाफ पे जैसे आपको वीडियो लेक्चर्स मिले, आपको वैसे ही कंटिन्यूअस वीडियो लेक्चर्स नहीं दिए जाते हैं, बीच बीच में गैप कर दिया जाता है कि जिससे आप थोड़ा बहुत जो पिछला है उसे कवर कर सके, कहीं अगर लैग बिहाइंड रह गए तो उसे कवर करें। बीच में एक बफर रखा जाता है, तो हम लोग बफर इसीलिए रखते हैं। आप देखिए 2 बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसको भी सटा के नहीं बनाया जाता है कि उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा। आपने अगर 11th क्लास पढ़ी होगी तो कि ऊर्जा मिलेगी तो फैलेगा, तो गैप कहां मिलेगा। तो इसीलिए आप ऐसा ना सोचें कि आपके लाइफ में जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअसली पढ़िए, आप थोड़ा गैप करिए, एक आध दिन कहीं बाई चांस मिस्टेक हो जाता है तो उसको पिछला लेक्चर जब कंप्लीट कर लें तो अगला देखें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू।